cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है। रेडियो मंजिल पर आज मेरे साथ हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा। नमस्कार। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि रेडियो मंजिल पर मुझे एक बार फिर आज आपसे मुलाकात का मौका मिला है। पिछली बार मिला था तो हम किसी और मंच पर मिले थे और वो वक्त था जब आपका उपन्यास कुइयाँ जान सम्मानित हुआ था जी। उसके बाद से आपने बहुत से और उपन्यास लिख डाले और अब तो पारिजात उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कुल जमा कितने उपन्यास हो गए? मेरे तकरीबन 12 हो गए और 13वें पे काम चल रहा है। क्या बात है। एक होता है लेखक, एक होता है लिखाड़ लेखक। तो आपकी गिनती उन लेखकों में? मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने बहुत लिखा है। अगर हम पुराने राइटर्स को देखें, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे ज़िंदगी के नज़रिए पेश किए हैं और ढेरों लिखा है। 12 उपन्यास, 9 कहानी संग्रह, अनुवाद विभिन्न भाषाओं से, उसके अलावा रिपोर्टाज, संस्मरण, कुल जमा किताबें तो बहुत सी हो गई। मेरे ख्याल से 50-55। हमारे एक और मित्र हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें अगले कुछ साल में 100 किताबें पूरी करनी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब गिनती हूँ अपनी किताब कायदे से, तो सिर्फ 9 कहानी संग्रह और 12 उपन्यास। हकीकत मेरी वही है। अचंभा होता है देखकर कि आप जो भी किताब लिखती हैं, जो भी कहानी लिखती हैं, उसके पीछे पाठक को एक पत्रकार भी नज़र आता है जो शोध करता है, विषय के बारे में पढ़ता है, उस जगह पे जाता है जिसके बारे में वो कहानी लिख रहा है। तो आपको ये लगता है कि आप कभी पत्रकार बनना चाहती थीं और गलती से कथा लेखक बन गई, या कथा लेखक ही बनना चाहती थीं और पत्रकार बाय द वे हैं? अजीब सी बात है कि मेरी पत्रकारिता और मेरा लेखन, चाहे वो बच्चों ही का लेखन हो, उस वक्त ये एक साथ शुरू हुआ। और मैं क्रेडिट दूंगी कि अगर मैं ईरान ना गई होती, गई तो थी एक स्टूडेंट बन के कि मुझे फ़ारसी बोलना आ जाए, और उस वक्त मैं सेकेंड ईयर MA पर्शियन थी। लेकिन जब दूसरे साल गई तो शाहनामे पे मुझे काम करना था। मुझे रुस्तम बहुत पसंद थे, क्योंकि मेरे अंदर एक बच्चा तो रहता ही है, क्योंकि मैं बच्चों की कहानियाँ भी लिखती हूँ। तो मुझे लगता था कि रुस्तम का कैरेक्टर लेके मैं एक कॉमिक शुरू करूँ, लेकिन देखा कि वहाँ तो रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है। और ये सब अचला इत्तेफाक है मेरी ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी में ईरान कहीं नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ये नहीं था कि मैं बाहर जाके शादी करूँगी। मतलब दरवाज़े मेरी ज़िंदगी में एक अजीब तरीके से खुलते रहे कि देखो, ज़िंदगी तुमको यहाँ ले जाएगी, उसमें दाखिल हो जाओ। और जो मैं सोचती थी उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बात रही होगी 70 के दशक के अंत की, जब आप गई हैं ईरान। ईरान में गई हूँ 76। वही ईरानी क्रांति की शुरुआत का दौर। और मेरे ख्याल में उसी ने आपको उकसाया कि आप 7 नदियाँ एक समंदर लिखें, जो आपका पहला उपन्यास है। जी। आप नासिरा जी, उस उपन्यास से लेकर जो 1994 में आया अब तक, जो पात्र हैं और ख़ास तौर पे जो महिला पात्र हैं, उनमें कोई बदलाव आपने देखा? ज़बरदस्त बदलाव आया है। क्या? और मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखा है कि मैंने तो पत्थर गली की जो हीरोइन है उसको पत्थर गली में ही छोड़ दिया, लेकिन ज़िंदगी उसको आगे ले गई। और ज़िंदगी जो वो जी रही है उस पर मेरी एक नई कहानी होगी। पात्र जो हैं वो वहीं ठहर जाते हैं कहानी में, लेकिन ज़िंदगी आगे चलती रहती है। और मुझे लगता है जो औरतों के मेरे कैरेक्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कैरेक्टर्स मेरे मर्दों के हैं। लेकिन इस वक्त का मुहावरा जो है वो औरतों पे फोकस का है। ज़माना भी यही है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने सहा है तो हम उन्हीं को उठाते हैं। और मैं जब ज़िंदगी की कहानी लिखती हूँ तो मुझे लगता है वो औरत के बिना कंप्लीट नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, औरतें जो हैं इतनी ज़बरदस्त तरीके से बदली हैं, हालात नहीं बदले हैं। हालात की टकराहट वैसे ही है। राजधानी की औरतें एक अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं चीज़ों की तरफ,
लेकिन अगर आप छोटे गांव और छोटे शहर में जाएं तो मीडिया की वजह से उन्होंने फैशन तो सीख लिया है, नई चीज़ों का इस्तेमाल भी सीख लिया है, लेकिन अंदर से जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं वो नहीं टूटी हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ धर्म और राजनीति इतनी ज़ोरदार नहीं है जितनी सामाजिक जकड़न बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको बताऊं, उसमें औरतें भी शामिल हैं इस जकड़न में। औरतों के लिए एक दृश्य आज तक मैं भूल नहीं पाती हूँ। उसमें एक नई बहू थी जो कहीं जा रही थी और उसकी फैमिली खड़ी थी। इतने में एक और गिरोह आया उसकी फैमिली का, और उसने जिस तरह झुक के पूरी लेट के नमस्कार किया, तो मैंने कहा औरतों ने मिलकर इसकी हड्डी तो पहले ही दिन तोड़ दी। उफ। जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी कि आपको एक औरत के आगे इस तरह झुकना, ये मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बिल्कुल कि पैर न छूइए या झुकिए नहीं, ज़रूर झुकिए, लेकिन इस तरह से एक पूरी तरह से आपने उसको ज़मीन पे सिजदे की हालत में डाल दिया। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर से कब जाएंगी। और जो सकारात्मक बदलाव आया है औरत में, वो क्या है आपकी नज़र में? उसमें यह है कि उसको बहुत उसमें कॉन्फिडेंस आया है। 1947 के बाद हर औरत नई नई फील्ड में अपना नाम कमाती रही, बिना किसी सीढ़ी के, बिना किसी समर्थन के, बिना किसी आंदोलन के। औरतों के अंदर की जो जिजीविषा है वो हमारी माँओं और चाचियों में भी नज़र आती है। औरतों के अंदर बहुत ज़बरदस्त खूबियाँ हैं और उन खूबियों को अब निकलने का जब मौका मिल रहा है तो ज़्यादा खिल रही हैं। एक महिला लेखिका होते हुए आपने अपने लिए कौन सी ऐसी चुनौतियां देखी जिनका सामना बहुत ज़रूरी था या मुश्किल था, और वो कौन सी दीवारें थीं, कौन सी दहलीजें थीं जिन्हें लांघना पड़ा? वो हमारी वैल्यूज़ की थी, क्योंकि देखिए हमारा घराना जो था वो पढ़े लिखों का था। तो हमेशा मेरी माँ, मेरे वालिद तो बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन माँ का ख्वाब था कि हम बहनें आगे बढ़ें। तो हमारे लिए कोई बंदिश नहीं थी। कलम और कागज़ उसी तरह था जैसे पानी और खाना। और जब मैंने डॉक्टर शर्मा से शादी की तो उनका भी बहुत अरमान था कि जब तुमको लिटरेचर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम लिखना शुरू करो। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो उसमें जो मेरा नज़रिया था ना, उसको लेके बड़ी आफत हुई। मैंने ईरान के रेवोल्यूशन पे लिखा, इमाम खुमैनी साहब से इंटरव्यू लिया। इस सब में जो जद्दोजहद हुई है और मेरे अंदर का एक ख्वाब, क्योंकि बचपन में अक्सर सोचती थी क्या मैं सर सैयद नहीं बन सकती हूँ, क्या मैं इकबाल नहीं बन सकती हूँ। और एक मजाकिया सी बात है कि अक्सर मैं कहती थी हम लोग दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं रख पाते। ये सब बेवकूफ़ियाँ थीं जो जहन में थीं, जो बाद में बड़े अंदाज से निकली मेरे अंदर से। अब जैसे मेरा एक ख्वाब था जब मैं पर्शियन पढ़ रही थी कि मिस मैरी जो हैं वो लंदन की, उन्होंने एक ग्रामर की किताब लिखी थी। तो मैंने ग्रामर की किताब का भी अंदाज़ा शुरू किया कि मैं इस तरह से करूँगी। तो बहुत सारे ख्वाब थे जो इस तरह से निकले एक तरह से। अच्छा, फारसी क्यों आपने चुनी? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, फ़ारसी का मेरा से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मैंने मैप में कभी ईरान को ढूंढने की कोशिश किया। हुआ ये कि JNU में जब खुले सेंटर्स और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस तो स्टूडेंट ही नहीं थे, और जब स्टूडेंट नहीं थे तो कहना पड़ा हमारे वाइस चांसलर को कि जिस विभाग में 3 स्टूडेंट नहीं होंगे वो हम बंद कर देंगे। और पर्शियन में उस वक्त 1 था। तो हमारी जो पारसी टीचर थी उन्होंने आके कहा तुम लोग ज्वाइन कर लो। उस वक्त बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तो हमने और रजिस्ट्रार की वाइफ ने ज्वाइन कर लिया, उनकी नौकरी बच गई। और इस तरह हमने पर्शियन पढ़ना शुरू किया। और फिर पहलवी जो साम्राज्य था उसकी 50वीं सालगिरह में पूरी दुनिया के स्टूडेंट, टीचर्स, उनको बुलाया गया। तो हिंदुस्तान से भी लोग गए, 13 लोग, जिसमें से 2 स्टूडेंट हम लोग भी थे अपने JNU से।
औरतों पर एक ज़माने में तो इल्ज़ाम लगता था कि महिला लेखन को एक कैटेगरी में रख के देखा जाता था कि चूंकि ये महिलाओं के बारे में लिखती हैं, इनका अनुभव क्षेत्र उतना ही सीमित होता है। घर है, घर की दहलीज है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, यही उनका अनुभव क्षेत्र है। आपकी नज़र में क्या महिलाओं को केवल वहीं तक सीमित रहना चाहिए, या अब पिछले कुछ दशकों में उसका रूप ही बदल गया और आप उसकी एक जीती जागती मिसाल हैं कि आपने जगह जगह जाके, अपने देश से बाहर जाकर भी जगह जगह रिसर्च करके, समझ के सब्जेक्ट को, जान के उसके किरदारों को लिखा है। तो महिलाओं के लेखन के बारे में किस तरह से विचार बदला है हिंदी लेखक समाज का? मैं एक दूसरे अंदाज से देखती हूँ कि इल्ज़ाम था क्योंकि मर्दों का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, लिटरेचर में औरतें बहुत कम तादाद में दाखिल हुई हैं। पहली बात यह है कि एक लेखक को सिर्फ वही लिखना चाहिए जो उसका अनुभव हो, जो संवेदना के नज़दीक हो। उसे विषय नहीं चुनना होगा। और वहीं पे आज की लेखिकाएं या लेखक गलती करते हैं। ख़बरों में अगर उन्होंने कोई सनसनी चीज़ या विषय देख लिया, उसको उठा लेते हैं। तो अगर आपने उसको जिया नहीं है तो आपकी ज़बान जो है वो आपका साथ नहीं देगी। संवेदनाएं जो हैं वो सतही हो जाएंगी। हाँ, शोर ज़रूर होगा कि हमने फ़लाँ पे लिख लिया है, क्योंकि देखिए ये इत्तेफाकात जो हैं हमारे, और श्रीपत जी जो प्रेमचंद जी के बड़े बेटे थे वो यही कहते थे कि अनुभव करने न जाओ, जो अनुभव तुमको हुआ है उस पे लिखो। आज जो मुझे लगता है वो यही है कि जो शिकायतें हो रही हैं कि जो कहानियाँ आ रही हैं, कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं जो उनके अनुभव से निकली हैं, लेकिन जो कहानियाँ विषय पे लिखी जा रही हैं वो थेसिस हो सकती हैं, सूचनाएं हो सकती हैं, कहानी नहीं हो सकती हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर आप इस इल्ज़ाम से बरी होना चाहते हैं कि नहीं हम घर की कहानी नहीं लिखेंगे, तो बाय द वे प्रेमचंद जी ने क्या किया है, बूढ़ी काकी और उनके जो उसमें धनिया का किरदार, उन्होंने क्या किया है जो आज सम्राट प्रेमचंद कहलाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ महिला लेखन पर लगा? देखिए ये एक तरह की आपसी कुछ चीज़ें हैं हिंदी बेल्ट की। उर्दू में तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा किसी राइटर पे, लेडी राइटर पे। क़रतुल ऐन हैदर जो हैं वो मर्दों से आगे निकल जाती हैं। अस्मा तापा का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में ताजगी हो जाती है। शिवरानी देवी हैं, उनकी एक ही किताब है लेकिन उसकी एक अहमियत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरी ज़बानों में भी औरतों के साथ ये नहीं कहा जाता। इवन पर्शियन में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि औरतों की आवाज़ अलग है या औरतों का लेखन है, वो मेन स्ट्रीम की में आती हैं। और इसीलिए मैंने अदब में बाई पसली जो नाम दिया है ना अपने अनुवादों का, वो यही बताने की कोशिश की है कि मर्दों ने एक से एक शानदार औरतों के किरदार दिए हैं। और औरतों ने भी औरतों के बारे में नहीं, जी हर विषय पे औरतों ने दी। और मैंने इस किताब में आमने सामने खड़ा कर दिया है औरतों और मर्दों को कि उन्होंने डील कैसे किया है। वो तो घर से ही जुड़ती है। आपकी एक कहानी जो मैं बहुत आशिक हूँ उसकी, काश मैं इतनी खूबसूरत जो नॉवेल मैंने शुरू की है लंदन की, कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ उसमें, चौथी ऋतु। बहुत शुक्रिया। आप गज़ब है वो कहानी, क्योंकि मैं 3 साल रह चुकी हूँ वहाँ पे। वहाँ मर्द हैं, औरत हैं, अपनी परेशानियों के ज़रिए वो पूरे लंदन, मौसम और डिफ़िकल्टीज़ को लेके जो इंसानी तानों से वो चीज़ें, और उसके बाद देखिए क्या किया है आपने, स्त्री विमर्श और बुज़ुर्गों का जो विमर्श होता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, कि कितनी ज़िंदगी वो कहानी देती है कि आप जो हैं मौत के बहुत करीब हैं लेकिन पर्दा बदलने की बात कर रही हैं। क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद तो है वो कहानी? ये पार्टी है और घर के अंदर की बात है। बिल्कुल। लेकिन किस तरह से जिंदगी देती है पढ़ने वालों को। मैं इससे पहले कि आपके साथ लंदन चलूं और जगह चलूं, एक सवाल और भारत के भीतर का। आपने औरतों के अलावा भारत के मुस्लिम समाज के बहुत से चरित्र
उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी समस्याओं और उनकी खुशियों, उनके गमों, उन सब को उकेरा है अपनी कहानियों में भी और उपन्यासों में भी। आप क्या देखती हैं आज? पहला तो ये था कि बंटवारा जो था एक बहुत बड़ी लानत और नादानी थी, और उसी के साथ ज़मींदारी उन्मूलन हुआ। दोनों चीज़ों ने एक ख़ास तबके को, जिसमें मुसलमान भी आता था, तोड़ के रख दिया, इमोशनली भी और आर्थिक रूप से। अब ये जो चीज़ें थीं कि पढ़े लिखे लोग तो अपनी आइडियोलॉजी और एक झोंक के उसमें पाकिस्तान चले गए। ये अलग बात है, कौन पछताया कौन रोया बाद में। उससे ये हुआ कि समाज जो था उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई थी। या तो गरीब बच गया था और या कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे बचे थे। इस बीच में मिडिल क्लास बन गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है और उससे एक तेवर हुआ, और उसी तेवर को तोड़ने की साजिश भी इसी मुल्क में की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों ने सोचा था कि उस मानो में फसाद होगा, वो नहीं हो पाया। बाबरी मस्जिद हमारे बीच से चली गई, कुछ और चीज़ें हुई, और फसाद जो थे वो बड़ी खूबसूरती से उन जगहों पे होते रहे जहाँ दस्तकार हुआ करते थे। उनको तोड़ो और उनकी मजदूरी कम करो। अब ये हो गया है कि मुसलमानों के उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर तोड़ो। मुसलमान बेवकूफ़ी से कहूँगी या जज्बाती हो के कि फ्रांस के एक रिसर्च स्कॉलर हैं मैक्सिम रॉबिन्सन, उनसे जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था, ये बताओ मुसलमानों के पास बचा क्या है? सिर्फ इस्लाम। जब कोई चीज़ इस्लाम पे होती तो तड़प जाते हैं, क्योंकि उनके मुल्क के ऊपर अंग्रेज़ बैठा है, उनके पेट्रोल पे लोगों की नज़र है। तो वही हालत कुछ कमोबेश हिंदुस्तान में है कि मेरा कुरान चला जाएगा, इस्लाम चला जाएगा। भाई तुम्हारे भरोसे थोड़ी ना, वो तुम्हारा घर थोड़ी ना है इस्लाम की, वो तुम चला रहे हो। तो एक तो ये साइकी से बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मुस्लिम समाज कुछ डरा हुआ है और कुछ बिलावजह शो करता है। पर इसकी वजह आप क्या देखती हैं? इसकी वजह जानते हैं क्या है? एक इल्ज़ाम है जो लगातार हमारा पीछा करता रहता है कि बंटवारा मुसलमानों की वजह से हुआ, बंटवारा उर्दू की वजह से हुआ। और अगर आपको याद है अचला, तो पहले मुस्लिम लड़कों की वो पर्सनैलिटी हिंदुस्तान में नहीं थी जो आज नज़र आती है। वो हर शोबे में, हर जीवन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। वो अलग बात है कि देखिए मुसलमान भी हिंदू के साथ ज़्यादती करता है, हिंदू भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती करता आया है और कर रहा है, लेकिन ये बंटवारा हमारी लानत बना हुआ है। तीसरी बात ये मैं कहूँगी कि जो मुसलमान है उसको बहुत ज़्यादा मजहबी जो है वो हिंदुओं ने बनाया है। तो इस वक्त का मुसलमान एक अजीब अंदाज से गुज़र रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स बन रहा है, उसमें जड़ता आ रही है, और विश्व में मुसलमान एक लानत की तरह देखा जा रहा है। मतलब आप समझती हैं कि चूंकि वो एक असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है, इसलिए उसे असुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है? उससे नहीं गुजर रहा है। हिंदुस्तान में खूब रचा बसा है, कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन उसको ठोक पीट के बताया जाता है तुम्हें, तो वो इरिटेट तो रहता ही है। और ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मुट्ठी भर लोग करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये बात अब ख़त्म होनी चाहिए। बहुत वक्त गुजर गया, 70 साल बहुत होते हैं। आपके हाल के किस उपन्यास में इन बदलावों का? मेरे ख्याल से मेरी हर कहानी में कहीं ना कहीं इशारतन तो बातें होती हैं, लेकिन ज़िंदा मुहावरे जो है उसमें मैंने उठाया था कि 45 साल के बाद जो मानसिक हिंसा होती है वो हिंदुस्तान में हो रही है। चलिए भारत से ज़रा बाहर चलें। आपके कितने उपन्यासों में भारत से इतर अन्य देशों की पृष्ठभूमि है? सात नदियाँ एक समुंदर तो है ही, वो तो है ही। इब्ने मरियम की कहानियाँ हैं, संसार है, और कहाँ शामी कागज़ है। ईरान, इराक, और इराक के ऊपर अभी मेरा एक उपन्यास 2012 में आया है, अजनबी जजीरा। अजनबी जजीरा। बगदाद जो है वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क रहा। औरतें जो थीं उनको पूरी आज़ादी मिली थी, कानून बहुत अच्छे थे। और 2003 में जब बम्बारमेंट हुआ और ज़मीनी लड़ाई जीत के भी हवाई लड़ाई में वो लोग हारते चले गए,
और सद्दाम का जाना, उसके बाद कुछ भी ना मिलना, ये सारी चीज़ों ने एक आम इराक़ियों को कितना दुख दिया, ख़ासकर औरतें। क्योंकि देखिए औरतें जो हैं वो शहीदों का जनाजा भी उठाती हैं, उनकी फैमिली को भी पालती हैं, अपनी इज्जत को भी बचाती हैं। उसमें मैंने यही दिखाया है कि एक औरत है, वो बेवा हो चुकी है और उसके शौहर की डेथ जो है वो होती है कि इन्हेलर जो है उसको सांस की बीमारी वो नहीं मिलती हैं। वो सीन में बार बार पढ़ती हूँ, खुद ही आशिक हो जाती हूँ, कितना खूबसूरत वो किया है। क्योंकि मेरी एक दोस्त हैं साजिदा मौसवी, इराक़ की, उनसे सीरिया में आखिरी मुलाकात 2004 में हुई थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब वो नहीं रहे, और मैं एक एक दरवाज़ा पड़ोसियों का खटखटाती रही, दुकान पे जाती रही कि मेरी जो आँखों की पुतली था वो मौत के करीब जा रहा है, वो मिल जाता तो वो बच जाता, नहीं मिला और वो सांस में। उपन्यास, कहानी, संस्मरण, अनुवाद, इस सब के अलावा आपने एक बहुत रोचक जो काम किया है वो है, चूँकि आप फ़ारसी जानती हैं, पश्तो जानती हैं, अरबी भी जानती? नहीं, अरबी नहीं जानती, और हिंदी उर्दू तो है ही जी। तो पश्तो फ़ारसी के ज्ञान की वजह से आपने बहुत से जो राजनीतिज्ञ हैं पश्चिम एशिया के, उनके साथ भेंट वार्ताएँ की हैं, इंटरव्यू किए हैं। वो कुछ व्यक्तित्व याद हैं आपको किस तरह? क्यों नहीं है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये था कि ओरियाना फलाची ने लिया था खुमैनी साहब से इंटरव्यू। मैंने पढ़ी है उनकी किताब। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त पत्रकार रही हैं। और उसके बाद वो तो पावर में आने से पहले खुमैनी साहब सभी से मिल रहे थे, तो उनसे भी मिले थे। लेकिन जो सबसे बड़ा हंगामा हो गया था ईरान में, वो ये था कि इमाम ने कभी भी किसी पत्रकार को पावर में आने के बाद इंटरव्यू नहीं दिया था, ख़ासकर औरतों का। तो कैसे मैंने मैनेज किया वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये था कि मुलाकात हो गई। उसके बाद डॉक्टर बहिश्ती थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी थे, और अफ़गानिस्तान में मैंने बहुत इम्पोर्टेंट शायरों से और उनसे इंटरव्यू लिए थे। लेकिन मेरी किताब में जगह मुजाहिदीनों की खाली थी, तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा था। और पाकिस्तान में सूबे सरहद में मैंने हिकमत यार साहब से इंटरव्यू लिया था। वो मैं कहूँगी वो लिटिल खुमैनी, मैं उनको कह सकती थी एक दूसरे मायनों में, कि वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी थे, इस मायनों में मैं कह रही हूँ। और उनको 12-13 ज़बानें आती थीं, और हिंदुस्तान से उनको शिकायत थी कि उनको बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, और उन्होंने छूटते ही मुझसे कहा कि किस ज़बान में मैं आपसे इंटरव्यू करूँगी। तो मैंने कहा फ़ारसी में। मुझे लगा हिंदी में मैं क्या बात करूँगी। बाद में हुआ है वो ये है कि एक काली गाड़ी मेरा पीछा करने लगी थी पाकिस्तान में, उस इंटरव्यू के बाद। और जो ड्राइवर मेरा था वो परेशान हो रहा था कि पीछे से देखो गोली मारेंगे, सर नीचे कर लो। कभी वो सर इधर कर रहा। मेरी एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मुझे मौत तो देना, लेकिन पाकिस्तान में ना देना। लेकिन वो एक्चुअली वो सिक्योरिटी की गाड़ी थी, जिसको वो समझ रहा था कि कोई पीछा कर रहा है। क्योंकि हिकमत यार साहब उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो हिकमत यार साहब के जो अगेंस्ट लोग थे, पार्टीज़ थी, गिरोह थे, वो कहीं हमें शूट ना कर दें, इसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था। चलिए, तो अब 13वें उपन्यास की चर्चा करें। कितना पूरा हो गया, कब तक खत्म होगा? एक्चुअली चैप्टर तो पहला ख़त्म हुआ है, और उसमें यादें हैं, और एक राइटर जो है वो अपनी यादें लिख रहा है। क्योंकि हमने जिस लंदन को देखा है 2 बार, 2008 में, और बीच में एक मर्तबा मैं गई थी 1983 में जी, और फिर उसके बाद 67 में, तो 3 हिस्से हैं। हाँ, 67, उसके बाद 83, फिर 2008 है ना, 2008। तो उसमें मैं वो चीज़ें उठाना चाहती हूँ कि तो किस तरह से बदला है लंदन। लंदन नहीं बदला है, वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, मैंने कैसे देखा, अब कैसे वो है, या जो लोगों की मैंने कहानियाँ पढ़ी, उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि ये किस तरह से देख रहे हैं उन लोगों को,
या लोग कितने बदले हैं वहाँ के। जी, तो देखिए क्या होता है उस नॉवेल का। तो क्या प्रवासियों के जीवन ना, पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मिला जुला है, मिला जुला है। क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है कि एक साहब की लड़ाई हमेशा दुकानदार से होती थी, क्योंकि वो होली में कुर्ता पैजामा पहन के निकलते थे। तो वो दुकानदार कहता था कि तुम स्लीपिंग सूट पहन के बाहर क्यों आ जाते हो। इस तरह की लड़ाइयाँ जो थी वो बड़ी दिलचस्प हैं, जो इस नॉवेल में ये 1967 की बात आप कर रही हैं शायद। बहुत दिलचस्प थी कि ऐसे तुम लोग क्यों करते हो। तो मुझे इंतज़ार रहेगा उस उपन्यास के आने का और पढ़ने का। नासिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। cineinc.com